हाँ तो दोस्त, कैसे हो दोस्त? दोस्त अपने बायो एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन सी दोस्त? बायो एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर दिया है, जिसमें गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी अपनों ने पढ़ा था। जिसमें अपनों ने क्या किया था, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका ज्ञात किया था। आज अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट एटीपी, पूरा एटीपी का पोर्शन है स्टूडेंट, आता है 3 नंबर में, 5 नंबर में भी आता है। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी पढ़ेंगे, एटीपी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 3-4 इसके पॉइंट पढ़ेंगे बारे में। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से कौन सी माया है, मोह माया है, ये चलती है। तो देखिए स्टूडेंट आज के लेक्चर में रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अपनी फर्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है दोस्त? रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आएगा, जिसे अपन ब्रैकेट में या दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पढ़ा उसको। न्यूक्लियोटाइड में मैंने बताया आपके शुगर होगी, बेस होगी और आपके क्या होगा स्टूडेंट, फॉस्फेट होगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड है। तो एटीपी भी एक क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। अब यहां पर इसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बोलते हैं, यानी वाटर का रिलीज होना। एटीपी और एडीपी, हाइड्रोलाइसिस वाटर खत्म होना, लाइसिस यानी टूटना, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग थिंग्स को 3 मेजर पर्पज के लिए, लिविंग थिंग्स है यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति वाला हूं सॉरी स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकता है। तो उसमें क्या किसके लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी स्टूडेंट मनुष्य को भी चाहिए, एटीपी प्लांट को भी चाहिए। एटीपी ने पढ़ा होगा, ठीक है। लिविंग थिंग्स को 3 मेजर पर्पज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है, फर्स्ट कौन सा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर सेलुलर मूवमेंट में मैकेनिकल वर्क की परफॉर्मेंस के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा या अदर सेलुलर मूवमेंट होगी, उसमें एटीपी चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए चाहिए। मॉलिक्यूल व आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, एनर्जी नहीं लगती, एक्टिव का मतलब एनर्जी लगती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। सिंपल प्रीकर्सर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जिसके द्वारा अन्य मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल की ऐसी चाबी मान सकते हैं अपन, उसे प्रीकर्सर कहते हैं। सिंपल प्रीकर्सर से मैक्रोमोलिक्यूल एंड अदर बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए कोई प्रीकर्सर पड़ा है, तो मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए अपन को चाहिए। एटीपी यूज क्या है, 1941 में फ्रिट्ज लिपमान आया था वैज्ञानिक, एक आया था हरमन, कौन सा आया था, हरमन केल्कर, जो न्यूक्लियोटाइड है एटीपी बता दिया, इसने बताया एटीपी का यूज। ये एटीपी की स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इसे नॉर्मली अपन एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एटीपी, एएमपी और एडीपी, 3 प्रकार की फॉस्फेट है अपने पास। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, फॉस्फेट ग्रुप देख लीजिए 3 मिलेंगे आपको, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोला है। एडिनोसिन ये बेस एडिनोसिन है, इसलिए इसको एडिनोसिन बोला है। डीएनए की केमिस्ट्री में मैं बात कर सकता हूँ, या शुगर की केमिस्ट्री में 6 नंबर पे एमिनो एसिड होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, ये और बता दीजिए स्टूडेंट। ये 6, ये 5 मेंबर है, तो ये क्या है स्टूडेंट, एक प्यूरिन क्षार है। पिरिमिडिन में एक 5 मेंबर होते हैं, लेकिन ये प्यूरिन क्षार है। और यहाँ पर 2 नंबर पे OH वाले में अपन क्या बता सकते हैं, भाई ये तो राइबोज है, डीऑक्सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर HOH है, HOH है। HH होता तो डीएनए होता, लेकिन ये आरएनए की स्ट्रक्चर पेंटोस रख रहा है। ये भी स्टूडेंट किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, राइबोफ्यूरेनोज प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये हो गया दोस्त, जिसे बोलेंगे एटीपी। मैं तीनों स्ट्रक्चर बना दूंगा आपके सामने, अभी देखिए, और ये स्ट्रक्चर आपको बना के आनी है, अपन लिखते चलेंगे। एटीपी आ गया, अब यहां पर एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप दोस्त, और सेम का सेम बढ़ा दो, फॉस्फेट यहां से जोड़ दो, ये जोड़ दो उसमें, एक फॉस्फेट पी डबल बॉन्ड O, फॉस्फेट पे वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 5 होती है इसकी वैलेंसी।
याद रखना फॉस्फेट प्लस 5 में होता है। 2 3 4 ठीक है, एक यहाँ पर -5 ये इधर जाएगा तो 5 फिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर OCH2 ग्रुप है स्टूडेंट। जो 5 नंबर कार्बन है उससे फॉस्फेट जुड़ता है और 3 नंबर से फॉस्फेट श्रृंखला जुड़ती है। ये अपन बात कर चुके हैं डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं। डीएनए बता रहा हूं मैं आपको, ये यहाँ पर एक पेंटोज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर HCH2OH HH। ये ऑक्सीजन फ्लोरिनोज वैल्यू है। यहाँ से अपने लिख देंगे नाइट्रोजन बेस लगी है 1 नंबर कार्बन पे, वो भी एडिनोसिन, वो भी एडिनोसिन। कौन सी लगी है? एक देखता हूँ, एडिनोसिन बेस लगी है तो इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दूसरी AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनो यानी एक फॉस्फेट होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो ये एटीपी 3 रूप में पाई जाएगी। ठीक है, AP AMP ADP और ATP। ATP यानी जो एनर्जी है वो 3 रूप में बनती है। फॉस्फेट अणु एक ही होगा स्टूडेंट, पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है। P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस OCH2 ग्रुप 5 नंबर कार्बन पे, इस कार्बन से डायरेक्ट एक फ्लोरिनोज बन है, ये आ गया। इस कार्बन पे स्टूडेंट 2 नंबर है फीमेल कार्बन, इस पे HOH बीटा के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट नाइट्रोजन बेस, और बीटा के रूप में क्या होता है स्टूडेंट हाइड्रोजन नीचे होता है, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हो जाएगी। बीटा फ्लोरिनोज वैल्यू होती है ना, तो ये हो गया स्टूडेंट नाइट्रोजन बेस। तो ये हो गया AMP, याद रखना AMP ADP और ATP, ये हो गया ATP। आ गया तीनों समझ में। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर मैंने लिखी है। बेस चेंज कर सकते नहीं है अपन, क्योंकि इसमें AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन ही बेस पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट अपने को कुछ लिखना है दोस्त, वो लिखिए, आपको मैं लिखवा देता हूं उसके बारे में। अब इसमें लिखिए ATP एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें 4 नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम होते हैं, ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक दूसरे के क्लोज में प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के क्लोज में प्रेजेंट होते हैं। इन 4 नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम के पास वेरी हाई रिपल्सिव एनर्जी होती है, वेरी हाई रिपल्सिव एनर्जी होती है। फ्री एनर्जी की लार्ज अमाउंट रिपल्सिव फोर्सेस में डिक्रीज होने से लिबरेट होती है। देखिए, जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड अदर ऑर्थोफॉस्फेट ब्रैकेट में लिखे PI में हाइड्रोलाइज हो जाता है। एटीपी किस में टूटता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट टूट गया तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना और एडीपी में टूटेगा। ठीक है, इसकी मैं समीकरण निकाल दूंगा। 2 नंबर लिखिए ATP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पायरोफॉस्फेट में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। एटीपी 2 प्रकार से होगा, एटीपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में भी हाइड्रोलाइसिस होगा। इसके बाद हम लिखिए इस रिएक्शन के लिए डेल G नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इस रिएक्शन के लिए डेल G नोट मीडियम की आयनिक स्ट्रेंथ एंड Mg+2 एंड कैटाइन+2 की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। यहाँ इसकी वैल्यू 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल, यहाँ इसकी वैल्यू 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल यूज करते हैं। इसके बाद में लिखिए
ATP, AMP and ADP इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल यानी ADP AMP भी जा सकता है, ADP ATP में भी जा सकता है, एक दूसरे में ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। एंजाइम एडिनाइलेट काइनेज आल्सो कॉल्ड मायोकाइनेज। एंजाइम एडिनाइलेट काइनेज आल्सो कॉल्ड मायोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ATP प्लस AMP, ATP प्लस AMP, ADP प्लस ADP, ADP प्लस ADP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या बनाएंगे, ADP और ADP बनाएंगे। इसके समीकरण में लिखाऊंगा अभी आपको। ATP के हाइड्रोलाइसिस में लिबरेट होने वाली फ्री एनर्जी, ATP की हाइड्रोलाइसिस में लिबरेट होने वाली फ्री एनर्जी ड्राइव रिएक्शन में यूज की जाती है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में फ्री एनर्जी इनपुट के लिए रिक्वायर होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें अपनों ने ATP का यूज पढ़ा था तो यूज की जाती है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, ADP ATP साइकिल बायोलॉजिकल सिस्टम में, ADP ADP साइकिल बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्सचेंज का फंडामेंटल मोड होता है। इसमें लिखिए ATP के हाइड्रोलाइसिस द्वारा रिलीज होने वाली फ्री एनर्जी का, ATP के हाइड्रोलाइसिस द्वारा रिलीज होने वाली फ्री एनर्जी का यूज डिफरेंट सेल फंक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ मसल्स, export of molecules and cell activity के रूप में किया जाता है। एक बात और लिख लीजिए, ATP इस प्रकार सभी सेल की एक्टिविटी के सेंटर के रूप में एक्ट करती है। अब इसके बाद में लिखिए, स्टार लगा लीजिए और पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, पॉइंट लिख लीजिए। सम बायोसिंथेटिक रिएक्शन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एंड NTP लिख सकते हैं अपन, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की तरह, इसके बाद में लिखिए की तरह गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट CTP, UDP में UTP, CTP, ATP, CTP के द्वारा ड्राइव्ड होती है। ठीक है, बायोसिंथेटिक रिएक्शन में ATP, CTP, GTP सभी प्रकार की रिएक्शन या बनती है। इन न्यूक्लियोटाइड की डाइफॉस्फेट फॉर्म को ट्राइफॉस्फेट फॉर्म मैंने बता दी, डाइफॉस्फेट फॉर्म की बात हो रही है। GDP, UDP एंड CDP तथा मोनोफॉस्फेट फॉर्म GMP, UMP एंड CMP के द्वारा लिखते हैं। इसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड के अनोदर न्यूक्लियोटाइड पर टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप के ट्रांसफर को एंजाइम कैटालाइज करते हैं। इसके बाद लिखिए, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज द्वारा कैटालाइज्ड होता है।
स्टूडेंट अभी तक ये जो चल रहा था इसका बेसिक इंफॉर्मेशन एटीपी एटीपी बोलेंगे, ये स्टूडेंट अगर ये 5 नंबर में आता है तो अपन इसमें आता भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको समीकरण दिखाऊंगा और ये इसके पॉइंट स्टार्ट होंगे स्टूडेंट, ठीक है, वो पॉइंट बाद में लिखेंगे। आज के लिए अपन स्टूडेंट इसके 2-3 समीकरण लिख लेते हैं, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी की बातें करते हैं, फिर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी की बातें करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन आपको जरूरी है स्टूडेंट ये भी देखना। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट, जो मैंने अभी तक आपको बोला वो लिखिए स्टूडेंट। मैंने एक लाइन आपको बोली कि एटीपी है ना, एटीपी, एटीपी क्या होती है स्टूडेंट, रिवर्सिबल होती है, और ये क्या हो सकती है स्टूडेंट, एएमपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बन सकती है ये पानी बनने से, ठीक है स्टूडेंट, और एटीपी में पानी जुड़ने से एएमपी भी बन सकता है। मैंने एक बात तो आपको बोली कि जब एटीपी है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो एटीपी डाइफॉस्फेट दोनों रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर एडीपी भी बन सकता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बन सकता है। इसके लिए मैंने आपको एनर्जी बताई थी, डेल जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, माइनस गिव्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बोलते हैं इसे, -7.3 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा स्टूडेंट कितनी होती है, किलो कैलोरी, मोल आएगा ना, मोल अपॉन मोल, डेल जी नोट। इसी प्रकार की ऊर्जा मैंने बोली आपको 7.3 किलो कैलोरी अपॉन मोल। और एटीपी में क्या जुड़ता है, एटीपी में पानी प्लस यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से एटीपी है तो एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस H प्लस बन सकता है, इसी प्रकार से, यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, सेम एनर्जी चाहिए। और इसमें मैंने बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम, आप देखेंगे तो जाके पीछे तो आपको पता चलेगा, जो कैल्शियम है इसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिपेंड होती है आयनिक स्ट्रेंथ के लिए। अब मैंने इसके बाद में एक बात और बताई कि एटीपी और एएमपी, एडीपी एडीपी में चेंज हो जाती है, दोनों में चेंज हो सकती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शुरू में रख दी थी, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो सकती है। ये एक बात ये थी मेरी, आगे समझ में, ये रिवर्सिबल होती है मैंने बताया। उसके बाद अपन ने एक और बात की जिसमें अपन एटीपी, जीटीपी, यूडीपी, सीडीपी सभी की बात कर रहे थे, ये इस प्रकार से बोलेंगे। और डाइफॉस्फेट को जीडीपी, सीडीपी इस प्रकार से बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट को सीएमपी, एएमपी इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया कि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, एटीपी के साथ जुड़कर एनडीपी, ठीक है, मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट भी बना सकता है। यानी ये प्रॉब्लम इस प्रकार से होगी, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट है, ठीक है दोस्त, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, ये अगर जुड़ जाएगा दोस्त तो एटीपी बना लेगा, एडीपी बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, एनडीपी बनाएगा, और इसे एडीपी बोलेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलेंगे, एनडीपी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। यहाँ पर एनडीपी होगा दोस्त और यहाँ पर एटीपी होगा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ये भी रिवर्सिबल होगा। और ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट से, ये डाइफॉस्फेट से एनडीपी भी बन सकता है। और मैंने इसके लिए एंजाइम भी बताया था, एनडीपी बन जाएगा। और ये क्या स्टूडेंट, एटीपी बनेगा ना, एडीपी, ये एडीपी रहेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके लिए भी मैंने लाइन बताई थी, जब न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है एटीपी के साथ जुड़ता है तो इसके लिए एक एंजाइम कार्य करता है
जिसे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज कहते हैं। ये कहते हैं स्टूडेंट अपने इसको। ठीक है, तो ये एंजाइम प्रकार का एंजाइम है, तो इस प्रकार से बनता है। ये सभी बातें मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अभी तक अपने बात कर ली। फिर से बताऊं, एटीपी पानी के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, ऑब्वियसली बात है, एडीपी बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस वाटर लिकड़ेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को ले बैठेगा तो एडीपी बनेगा। फिर से एटीपी से वाटर निकलेगा, यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप को ले बैठा है। पानी की मात्रा ज्यादा है दोस्त, यानी 2 बार हाइड्रोलाइसिस हुआ है, और यहाँ पर अपने एनर्जी इतनी बनेगी। कैल्शियम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन आयनिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी ये। तो ये बताया मैंने। एक बात और बोली आपको, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट दोनों जुड़ेंगे तो एडीपी डाइफॉस्फेट बनाएंगे। एक बताई मैंने न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड एंजाइम है तो ये क्या बनाएंगे? एनडीपी एटीपी बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट बनाएंगे। यानी एक ग्रुप इसमें से तो टूटा, ठीक है, फॉस्फेट इसमें जुड़ा। इसमें देखिए किस प्रकार से हुआ, इसमें से टूटा, इसमें जुड़ा, समझ गए? एक एन वाले केस में क्या हो रहा है? एक में टूट रहा है, एक में जुड़ रहा है, एक में टूट रहा है, एक में जुड़ रहा है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। इसके बाद में अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी में, एटीपी हाइड्रोलाइसिस में अपन इसके बाद में पॉइंट लिखेंगे। एटीपी कंटिन्यूस क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। एटीपी कंटिन्यूस बनता है और टूटता है। दूसरा लिखेंगे स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ हाई प्रोफाइल ट्रांसफर। ये भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी बनता कैसे है वो देखेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो ये समझ में आ जाएगा दोस्त। फिर इसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।